हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके सीडीपी के जो आपका सीजी टेट का पेपर हुआ था 2017 में, उसका पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका हुआ था पेपर 1। यह आपके प्राइमरी लेवल के लिए पेपर होता है। इसी के आज हम PYQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो सीडीपी के पेपर 2 को भी सॉल्व किया है, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। और हमने 2019 2022 इन सभी के भी PYQ सॉल्व किए हैं, तो वो सभी क्लासेस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलेगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। किशोर जोखिम पूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, या फिर अपने किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से नहीं सोच पाते, या फिर वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यून अनुमान करने की प्रवृत्ति होती है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो किशोर जोखिम पूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। तो ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। और ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यून अनुमान लगाते ये भी गलत है। केवल जैसा शब्द भी आपका नेगेटिव होता है तो ये भी इसमें आपका गलत हो जाएगा। वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यून अनुमान करने की प्रवृत्ति होती ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, तो यही आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने को एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, या फिर सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो जो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो शिक्षक को चाहिए कि सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, ना कि उन्हें कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि ये भी इसमें गलत है। सीखने की एक समान गति पर जोर दें ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, तो यही आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की किस गति को? विक्षिन्नता, निरंतरता, विक्षिन्नता तथा निरंतरता दोनों, या फिर कभी विक्षिन्नता कभी निरंतरता? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतरता। जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाता है और वो अधिक बड़ा पीपल बन जाता है तो ये आपका विकास के निरंतरता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो विकास होता है वो आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह आपके जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। और वृद्धि और विकास की थ्योरी जिन्होंने भी नहीं देखी अभी तक वो आप जाकर देख सकते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? मात्रा, मात्रा एवं अंक, अंक, या फिर मात्रा, अंक एवं क्षेत्र? इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रा, अंक एवं क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे इन सभी प्रकार के परिवर्तन को समझ पाते हैं, तो ये आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किस संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है? संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाए किसी संस्था के पाठ्यक्रम से क्या आपका तात्पर्य है, आपसे पूछा गया, तो संस्था का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम होता है यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसे कहते हैं? उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उद्दीपन, अनुक्रिया, या पुनर्बलन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहलाती वो कहलाती अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। मतलब कि रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, RNS का मतलब होता है रिस्पॉन्स एंड
स्टिमुलस। तो जो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत होता है, इस नियम के जो अनुसार होता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी व्यवहार को करने में आनंद महसूस हो रहा है तो वो उस कार्य को फिर से दोबारा दोहराएगा, और लेकिन किसी व्यक्ति को किसी व्यवहार में असंतोष अनुभव हो रहा है, मतलब कि उसे उसमें खुशी महसूस नहीं हो रही, तो वो उस कार्य को दोबारा नहीं दोहराएगा। तो इसे ही आपका सक्रिय अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है और इसे ही अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन या फिर अस्थिरता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन। जो किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो हो जाएगा आपका परिवर्तन, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो आपकी किशोरावस्था में बहुत ही देखी जाती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो दबाव, तनाव, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें महसूस करता है, तो इसीलिए इसमें परिवर्तन शब्द सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, NCF 2005 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने बहुत सी थ्योरी कंप्लीट कर ली है जो आपके सिलेबस में दी गई है, तो आपने अभी तक वो सभी क्लासेस नहीं देखी तो जाकर आप ज़रूर देखिए। तो आपका इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया है? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक या फिर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा या फिर कक्षा 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो NCF 2005 ने परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया उसमें आपका हो जाएगा कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक। ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है, तंत्रिका, प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी या एक्स किरण। तो जो आपकी MRI होती है वो आपके तंत्रिका प्रतिबिंब की एक प्रक्रिया होती है। MRI कराई जाती है उसमें जो आपके ब्रेन में, मतलब कि आपके मस्तिष्क में जो भी तंत्रिका संबंधी जो विकार होती है उसे पता लगाने के लिए MRI किया जाता है। तो ये आपके तंत्रिका प्रतिबिंब से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? नेगेटिव आंसर आपको बताना है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर निर्भरता या रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरों पर निर्भरता। जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है वो हो जाएगी दूसरों पर निर्भरता। तो यही आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की उंगलियों तक या फिर हथेली की उंगलियों से मेरुदंड तक। तो इसमें हमने पढ़ा था, एक आपका होता है सिफेलोकॉर्डल, उसी के बारे में इसमें दिया गया है, और आपका दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जो आपका सेफेलोकॉर्डल होता है उसे आपका कहा जाता है हेड टू टो। तो जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत होता है उसमें आपके केंद्र से लेकर बाहर तक की ओर का विकास होता है। तो जो सेफेलोकॉर्डल होता है उसमें आपके हेड टू टो तक का विकास होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मंद श्रवण हानि का स्तर कौन सा है? 0 से लेकर 25 डेसिबल, 26 से लेकर 40 डेसिबल, 41 से लेकर 55 डेसिबल या फिर 56 से लेकर 70 डेसिबल। तो जो मंद श्रवण हानि का स्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 26 से 40 डेसिबल होती है उसे मंद श्रवण हानि का स्तर कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता कौन सी है? केंद्रितता, अविनाशिता, क्षैतिज मतलब कि डिक्लेज या फिर AB त्रुटि। तो जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की जो विशेषता है उसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रेशन मतलब कि केंद्रिता। जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बताया था, जिसमें से उन्होंने बताया था सेंसरी मोटर स्टेज, फिर उन्होंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर लास्ट में उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बताया था। तो ये जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसकी जो अवस्था होती है मतलब कि इसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 2 से लेकर 7 वर्ष। इसमें जो बच्चा होता है सेंट्रेशन उसमें पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है आपका फिर से पियाजे से संबंधित क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है। 1 से लेकर 4 वर्ष की उम्र, 4 से लेकर 7 वर्ष की उम्र, या फिर 7 से 10 वर्ष की उम्र, या 10 वर्ष के आगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से लेकर 7 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें नैतिकता के दौरान, पराधीन नैतिकता के दौरान दिखाई पड़ती है। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और जो पियाजे थे उन्होंने सबसे पहले नैतिकता के बारे में बताया था, मतलब कि नैतिक विकास के बारे में, उसके बाद कोहलबर्ग ने बताया था। तो ये चीज़ भी आप इसमें याद रखेंगे और इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते हुए उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो गया। UR, CR, US या CS। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CS। CS का मतलब होता है जो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है उसे ही आपका CS कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकृत शिक्षा द्वारा। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक होता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग कौन से हैं? प्रसन्नता, उदासी, घृणा, प्रसन्नता, उदासी या परानुभूति, प्रसन्नता, घृणा या ईर्ष्या, या फिर उदासी, घृणा या गर्व। जो 3 माह की अवस्था होती है उसमें किस प्रकार के इमोशंस पाए जाते हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसन्नता, उदासी एवं घृणा। जो 3 माह का जो बच्चा होता है उसमें प्रसन्नता, उदासी और घृणा इस प्रकार के इमोशंस पाए जाते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, या फिर उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, अगर छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया है तो आपको छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना चाहिए। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो छात्रों को दंडित करना है, पालकों को लाने के लिए भेजना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना, इस प्रकार के जो आंसर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं और एक ही आपका पॉजिटिव आंसर है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय, या फिर जोखिम लेना। जो नहीं है वो इसमें हो जाएगा आत्मीयता का भय। बाकी ये जो तीनों हैं ये आपके जो समस्याओं का अनुभव करते हैं जो किशोर होते हैं उनमें ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जो आत्मीयता का भय है ये इसमें नहीं आएगा। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, या फिर बच्चों के ZPD को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्कैप फोल्डिंग होता है इसमें बड़ों के द्वारा बच्चों को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसे आपका स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अभिवृत्ति का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक या भावात्मक? जो सही आंसर हो जाएगा जो अभिवृत्ति होती है उसका संबंध होता है शारीरिक, मतलब कि फिजिकल से इसका संबंध होता है, ग्रोथ का संबंध होता है फिजिकल से। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? प्रौढ़ावस्था इसमें नहीं आएगी, किशोरावस्था भी नहीं आएंगी। तो जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैशवावस्था। जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं उन्हें शब्दों को दोहराने में जो विशेषता होती है वो उसमें पाई जाती है। तो ये आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश देना चाहिए? कक्षा पहली, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, या फिर कक्षा 1 तथा 2 में?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाला की प्रथम कक्षा में। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, या फिर अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया से। तो जो प्रकृतिवादी के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है वो होती है पालन की, नर्चर के इसमें प्रमुख भूमिका होती है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट के 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर क्या है, मतलब कि असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन में क्या अंतर है ये आपको बताना है। आत्मसात वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है या फिर आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता, या फिर समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग होता है, और जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन होता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण या अवलोकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवलोकन। जो शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि होती है वो होती है अवलोकन, मतलब कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप छोटे बच्चों की समस्याओं को सबसे अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना, या फिर संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसमें जो सबसे प्रमुख अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रोत्साहन होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसमें प्रमुख अंतर हो जाएगा। यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बोबो गुड़िया के साथ बेंडूरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता है। जो एल्बर्ट बेंडूरा हैं उन्होंने एक बोबो गुड़िया के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे ही संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, या फिर यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी होती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के अब 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यह धारणा है कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। सभी किशोरों के लिए ये सत्य होता है, कुछ किशोरों के लिए सत्य, असत्य, अधिकांश शोध के अनुसार, या फिर असत्य क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी किशोरों के लिए ये सत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का आप इसमें देख सकते हैं, ना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं, तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, या फिर यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे, या रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, या फिर बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर का बार बार दरवाज़ा खोलेंगे फिर भी कुत्ते को भोजन नहीं देंगे। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 2017 के आपके CDP के पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप इसमें ज़रूर बताएंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये फ्री क्लासेस मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू एंड टेक केयर।